क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का ट्रेंड है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हो रहा है, जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। आपको भी डर लगता है? पुलिस वालों को डरने की तो कोई बात नहीं है, जिसके पीछे 3.5-4 लाख की फोर्स खड़ी है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, ये लोग इतने बड़े कैसे हो जाते तो वो तो व्यवस्था की कमी है। हैं? इस पूरे कार्यकाल में सबसे हीनियस क्राइम आपने कौन सा देखा? वैसे तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटना है, लेकिन एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था नीतीश कटारा। जानते हैं इतिहास कौन रचता है? जो सामान्य सा व्यक्ति होता है लेकिन उसके काम बड़े असामान्य होते हैं। खाकी ना सबको पसंद आती है, मगर खाकी को जो पसंद आ जाए वो किरदार बन जाता है। आज ऐसा ही एक किरदार मेरे साथ है, जिनकी सामान्य से असामान्य यात्रा तक का सफर मैं आज आपको अपने इस पॉडकास्ट में कराऊंगी। साथ ही साथ आपको पता है, जब कोई व्यक्ति सर्विस में जाता है और उसका सिलेक्शन होता है तो उसी दिन तय हो जाता है कि उसका रिटायरमेंट कब होगा, यानी पहली तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक। इसका खास बात पता है क्या होती है? कि व्यक्ति क्या होता है और उसे क्या बनना है, क्या करना है, वो अपने इस सफर में तय कर सकता है। अब इस सफर के किरदार को मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ। जानते हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी। और साथ ही साथ वर्तमान में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली है कि आप भी इस स्तर तक कैसे पहुंचेंगे। शिक्षा के सहारे, शिक्षा ही वो माध्यम बनेगी। तो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर भी हैं, यानी कि जो अनुशासन पुलिस में लेकर आए वही अनुशासन अब आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षा में भी दिखाई देगा। चलिए हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नेटवर्क में, पावर कॉरिडोर में। नहीं, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को हमारे जो भी अपने एक्सपीरियंस हैं, या जो आगे की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको कैसे करना है और क्यों, और क्या उसका ब्लूप्रिंट है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 1990 में आपका सिलेक्शन हुआ। जी। आप उसकी ट्रेनिंग के बाद आगे आए। बहुत लंबा आपका एक सफर रहा। महाकुंभ के शुभ अवसर पर आपने अपनी सर्विस का अंतिम दिन बहुत सम्मानजनक तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, रिटायरमेंट लिया। इन 35 साल के सफर को आप कैसे आंकते हैं? बहुत ही उतार चढ़ाव भरी जिंदगी रही, जो व्यावसायिक जिंदगी थी, प्रोफेशनल लाइफ थी। लेकिन मैं लकी भी हूँ, और कुछ या पूर्वजों का कहूँ या जिसका भी कहूँ, उनका आशीर्वाद है कि मुझे महाकुंभ के बाद सेवानिवृत्त मैं हुआ। और मेरे सेवा काल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कोई चीज़ 500 साल से लंबित थी। अनेकों अनेक चीज़ ऐसी हुई जो कि कुछ डिवाइन इंटरवेंशन मैं मानता हूँ। और वैसे तो कोई भी व्यक्ति जो 35-36 साल 40 साल की सर्विस करता है, सभी की लाइफ इवेंटफुल होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बड़ी लैंडमार्क कही जाएंगी। तो महाकुंभ के साथ कैरियर का अंत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस दौरान मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहने का गौरव भी मिला। बहुत ही एक विश्व की सबसे बड़ी सिविल फोर्स और विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन, जिसमें 66 करोड़ से भी अधिक लोग 45 दिनों तक लगातार आए। पूरी दुनिया ने देखा वैश्विक पटल पे कुंभ को क्या पहचान मिली, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी मीडिया और सभी, चाहे वो प्रिंट की हो, चाहे वो टीवी की हो, या आजकल जो ये सोशल मीडिया है, सबने इन चीज़ों को खुद देखा है। उपलब्धियां कहीं ना कहीं हम सभी याद रखते हैं, लेकिन ये सफर 2 4 5 साल का नहीं, इतना लंबा सफर रहा। तो चुनौती, आपको सबसे ज्यादा चुनौती कहाँ महसूस हुई उत्तर प्रदेश में? कोई भी जो जॉब प्रोफाइल आपको मिलता है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी रहती है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई पद मिल गया और उस पे उसके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। चाहे वो निचले स्तर पे हो, चाहे वो मीडियम स्तर पे हो, चाहे वो टॉप स्तर पे हो। तो हर एक जॉब की अपनी चुनौतियां रहती हैं। हाँ। और जैसे कोई एएसपी के रूप में ज्वाइन करता है तो उसको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां लगती हैं। फिर जब वो एक जिले को कमांड करता है, उन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में रहता है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्वस्थ परंपरा के हिसाब से जब तक मीडिया के द्वारा, और बेसिकली यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक की सेवा के लिए बने, तो सेवाएं कितनी दे रहे हैं और इसके बारे में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया की हो, हमारी जुडिशियल हो, एग्जीक्यूटिव हो, या हमारे विभाग के अंदर के लोग हों, तो उनको टोकाटाकी करनी चाहिए, जिससे कि और बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है, एक फीडबैक भी मिलता है, और इससे एक स्वस्थ कल्चर जो है वो डेवलप करता है। और मुझे कभी क्रिटिसिज्म से परहेज भी नहीं हुआ, और कभी भी अपनी लाइफ में मुझे किसी ने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया। मेरे कार्य पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप हमारे कार्य के करने के तरीके से डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाया कि कमोबेश सभी लोग एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने में सबका योगदान रहता है। आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, आपने बहुत सरकारों के साथ काम किया। पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश की तस्वीर में आप कितना अंतर देखते हैं? जो पहले की बात आप कर रही हैं, उस समय जो हमारा कार्य करने का लेवल था वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का था, या लोअर ऑपरेशनल, जैसे कोई पॉलिसी बना के हम उनको इम्प्लीमेंट करते थे। तो उस समय बहुत टॉप लेवल पे चीज़ें कैसी हो रही हैं इसका ज्ञान नहीं होता। ये हाँ, अभी कभी कोई सीएम विजिट हो गई, पीएम विजिट हो गई, या कोई ऐसी मीटिंग हुई, वो रोजाना नहीं होती, तो आपको उतना इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे अब आप शीर्ष स्तर पे हैं, तो आप स्ट्रैटेजी भी तय करते हैं। गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कैसे धरातल पे उतारा जाए, इसकी स्ट्रैटेजी आप तय करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक लेवल पे ही आपको रियल लीडरशिप से जो इंटरेक्शन होता है वो होता है। तो वो चीज़ें मुझे पिछले 5-7 सालों में करने को मिला, और मुझे लगा कि वर्तमान परिवेश में एक विजनरी व्यक्ति है जिनकी दूरदर्शिता है, और एक बार कोई चीज़ तय हो जाती है तो उसमें फिर कोई बदलाव नहीं आता। कोर्स करेक्शन डेली नहीं होते। कोर्स करेक्शन भी समय और पब्लिक जनहित को देखते हुए लोग करते हैं, लेकिन अगर एक रूपता रहती है तो उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स भी आने लगते हैं कुछ दिनों में। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो किसी भी मापदंड पे आप परखें, चाहे वो कानून व्यवस्था के नाम पर हो, डेवलपमेंट के नाम पर हो, एक्सप्रेसवे के मामले में हो, विभिन्न जितने भी हैं, जैसे एयरपोर्ट्स खुलने हो, उस सभी चीज़ों में अगर आप भारत सरकार के जो आंकड़े अगर आप देखेंगी तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का स्थान आज के दिनों में और काफ़ी अच्छा है, और एक बीमारू स्टेट से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन जाना इतने ही दिनों में, और वो भी नंबर 1 का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने कुछ सैंपल्स भी लिए, लोगों से बातचीत भी की, तो एक बड़ा कॉमन शब्द निकल कर आया कि बड़े हीरो अफसर हैं। तो बहुत लोगों के आप हीरो रहे, लेकिन आपका कोई हीरो रहा? नहीं, ये तो लोगों के कहने वाली बातें हैं, लेकिन जब आप जूनियर रहते हैं
या जैसे कोई सीनियर ही है, उसको क्या पता कि हु आर फॉलोइंग यू, हु ऑल आर फॉलोइंग यू। तो हमारे भी कुछ प्रोफेशनल लाइफ में कोई गुरु रहे हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो आप अपने सिबलिंग्स को देखते हैं, एल्डर सिबलिंग्स को देखते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी आइडियल मान के चलते हैं। फिर वो धीरे धीरे जब आप जॉब में आते हैं तो अपने जो अच्छे सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको भी अपना आइडियल मानते हैं। तो और फिर उसके हिसाब से काम करना चाहते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं कि नहीं मुझे इनकी तरह भी करना है काम। तो ये तो चीज़ें एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये सभी करते हैं। लेकिन मैं इनकी तरह का नाम जान सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान चाहे कामयाबी पे हो चाहे कभी नाकामयाब हो, लेकिन कुछ ऐसे गुरु वाक्य रहते हैं, कुछ ऐसे वाक्य रहते हैं जो उसको हौसला देते हैं, नहीं नहीं हारना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। हाँ नहीं, कोई भी जैसे पुलिस ऑफिसर है तो उनके लिए एक, जैसे KPS गिल का नाम आपने सुना। हाँ जी। हमारे अपने काडर के डॉक्टर प्रकाश सिंह हैं। राइट। और विजय कुमार साहब तमिलनाडु काडर के हैं। और अनगिनत अफसर हैं। कंटेम्पररी में अगर आप देखें तो विक्रम सिंह हैं, VK गुप्ता हैं, अरुण कुमार हैं, और अरविंद जैन हैं, सुलखान सिंह हैं। हाँ। ये सभी अच्छे अधिकारी रहे हैं जो कि एक टीम बिल्डअप करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी अपने काम करने की तरीके से उनको प्रेरित करते हैं। बिजलाल साहब हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ लोगों के नाम भूल भी रहा हूँ। HC अवस्थी हमारे तात्कालिक बॉस भी रहे। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि जिनसे आप एवरीडे सीखते हैं। मैंने देखा कि पुलिसिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको सीखने से परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल से भी कोई अच्छी बात सीख ले तो उसको ग्रैब करना चाहिए और जन सेवा में, पब्लिक सर्विस में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद उससे भी बेहतरीन भूमिका में आते हैं। मैं आपको लखनऊ विधानसभा ले चलती हूँ। लखनऊ विधानसभा में सूबे के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि जैसे माफिया की कमर तोड़ दी, ऐसे ही नकल माफिया की कमर भी तोड़ देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में सुशासन ला दिया, वैसा ही शिक्षा में लेकर आएंगे। इसीलिए हम अपने पूर्व DGP प्रशांत कुमार जी को ये भूमिका दे रहे हैं, ताकि हम ये बता सकें कि अब शिक्षा में भी वो पारदर्शिता आपको दिखाई देगी। ऐसे आपका स्वागत होता है एक बहुत बड़े विभाग में, उस विभाग में जहां पर अनियमितताएं, जहां पर नकल, ऐसे काले धब्बे लगे हुए थे। कितनी बड़ी चुनौती है आज इस विभाग में आपको। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट कराया जाना भी एक वर्तमान सरकार का लक्ष्य है और मेरिट बेस्ड, टोटली ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। इसके तहत ही पुलिस विभाग में लगभग 2.25 लाख के करीब भर्तियां कराई गई और अन्य विभागों में भी, जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, सभी लोग लगातार काफ़ी अच्छे तरीके से करा रहे हैं। इस विभाग में भी चूंकि एक नया आयोग ही बना, पहले ये 2-3 बोर्ड्स में मिला के करते थे, इनको सबको मर्ज करके एक शिक्षा आयोग बनाया गया। तो ये उनकी मंशा है और कि यहाँ भी उसी तरह के मापदंड और टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाए, AI को इंटीग्रेट किया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना हो और उसमें सब्जेक्टिविटी जितना है उसको कम किया जाए और ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट हो, जिससे कि जो जेन्युइन लड़के हैं, जो मेधावी लड़के हैं, उनको शासन की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए हम इन भर्तियों को करें। जो अभी कमीशन बना है शिक्षा के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे भी परीक्षाएं हैं जो कि बैकलॉग चल रहा है, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाती। उन सभी चीज़ों को लगातार कराया जाना है और इसमें इसके लिए शासन की भी ने भी ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि एकदम अगर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर दें
तो उसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो प्रयास यही है, जैसे अन्य हमारे बोर्ड्स और आयोग कर रहे हैं, हम भी उसको अच्छी तरीके से कराएं। हम लोगों ने एक परीक्षा करा भी ली है, दूसरी परीक्षा भी होने वाली है, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसकी पूरी तैयारी उन्हीं मापदंडों पे की जा रही है, ताकि एक स्वच्छ, ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष जो परीक्षा प्रणाली है उसके तहत हम लोग इन चीज़ों को कराएं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अब तो उत्तराखंड से भी ऐसी खबरें आने लगी कि पेपर लीक हो गए, भर्ती में अनियमितताएं हो गई। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें आपने बहुत अच्छी बात कही, टेक्नोलॉजी की बात की है। एआई की क्या भूमिका रहेगी और कैसे आप पेपर लीक को रोक पाएंगे? नई टेक्निक को कैसे अपनाया जा रहा है? मैं चाहूंगी कि ब्लूप्रिंट आप हमारे इस पावर कॉरिडोर में बताकर जाएं। एआई कहाँ पर है? अब जैसे बहुत सारे लोग, एक ही व्यक्ति विभिन्न नामों से, उसका आधार वही है, विभिन्न नामों से वो, अगर वो जैसे 10 फॉर्म उसने भरे, हाँ। तो अगर हम एआई का इस्तेमाल करें तो हम उस लड़के को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि नहीं, ये एक ही व्यक्ति है जो 10 जगह से भर रहा है, तो हम उसको पहले से वो हमारे रडार में आएगा। जैसे अब सबको हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फोर्स करते हैं, अगर आधार नहीं है तो उसके जो पैन कार्ड है वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको परीक्षा में आना है, जिससे कि गड़बड़ी की गुंजाइश, इम्पर्सोनेशन की बात नहीं हो। तो इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए जितने भी परम्यूटेशन डेटा एनालिटिक्स होता है वो एआई तरीके से होता है, या फिर हम पूरा डाटा को जंबल कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति एक जगह नहीं बैठेगा, यहाँ तक कि जो ट्विंस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी हम कैप्चर करते हैं। हम ही नहीं करते, वो सभी लोग करते हैं आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगातार इवॉल्व हो रही हैं। हर एक परीक्षा में कुछ नया करने का अवसर सभी लोगों को मिलता है, क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि एक ही एजेंसी सारी चीज़ों को नहीं कराएगी। तो उसमें भी एक हेल्दी कंपटीशन है। तो कैसे सिस्टम को पहले से बेटर किया जाए, इसमें भी एक होड़ रहती है। उसका फायदा सरकार को भी मिल रहा है और अल्टीमेटली बच्चों को मिल रहा है, जिनका सिलेक्शन बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर से। मतलब जैसे हम यूपीएससी को देखते हैं, यूजीसी को देखते हैं, क्या ऐसे ही पैमाने हम अब उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि भर्तियां कैंसिल नहीं हो रही हैं और लेट परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लिस्ट निकल रही है? क्या ये नियमितताएं अब हम देखेंगे? इस बात का विश्वास मैं कर सकती हूँ? नहीं, अभी तो जैसा मैंने बताया कि पुलिस विभाग तो लगातार कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी कर रहा है, और अभी हाल फिलहाल में कोई लीकेज के भी प्रश्न नहीं है। उसको भी कैसे रोका जाता है, वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, उस पर भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी से सभी आयोग और बोर्ड काम करते हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन से, जिससे कि इसकी चांसेस ना के बराबर है। बिहार का सिवान, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। बिहार का सिवान, सिवान से हैदराबाद, हैदराबाद से तमिलनाडु, तमिलनाडु से फिर उत्तर प्रदेश, इतनी लंबी यात्रा करके उस पूरे सूबे का मुखिया बन जाना, डीजीपी बन जाना, इतनी लंबी यात्रा करके आप गए। ये शुरू से तय था कि यहीं पहुंचना है, या तय था कि बहुत पढ़ते लिखते हैं? वो मैं आपकी पढ़ाई पे भी बात करूंगी। मुझे लगता है आपकी पढ़ाई को पढ़ने के लिए मुझे 5 मिनट लगे जानने के लिए आपने क्या क्या किया है। इतनी लंबी यात्रा में क्या चीज बहुत याद आती है? नहीं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की जर्नी होगी, और शायद कोई अगर बोलता तो ये विश्वास की भी बात नहीं होती। लेकिन ये फेट कंप्लाई है कि जैसे चीज़ें होती गई और अल्टीमेटली हम लोग यहाँ से रिटायर किए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी अधिकारियों के साथ ऐसे ही होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उसके बाद से वो धीरे धीरे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, और
और आपकी चीज़ें अगर कार्य करने की क्षमता और काम कार्य करने की स्टाइल अगर पसंद आती है तो उनको जिम्मेदारियां भी उसी तरह से मिलती हैं। कहते हैं सबसे टफ ऑफिसर, आपकी ट्रेनिंग में ही एनपीए में बहुत चीजें दिखाई दी कि सब अलग अलग काडर में जाते हैं। सबसे टफ ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश और बिहार के माने जाते हैं कि उन्हें बहुत चुनौतियां मिलती हैं। आप बिहार से आते हैं लेकिन आपने उत्तर प्रदेश संभाला है। आज के समय में इतनी तस्वीर में अंतर कैसे आ गया उत्तर प्रदेश और बिहार में? नहीं, देखिए अधिकारी तो सभी जगह हाँ। उसी सिस्टम उसी ट्रेनिंग से जाते हैं। उस काडर विशेष की या राज्य विशेष की चुनौतियां हर एक राज्यों की अलग अलग चुनौतियां होती हैं। हाँ। और उस मामले में जो ये हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड कह लीजिए या इंडो गंजेटिक प्लेन कह लीजिए, तो यहाँ की विशेषताएं और यहाँ की चुनौतियां कुछ अलग किस्म की हैं। और क्योंकि यहाँ सभ्यता का विकास बहुत पहले से हुआ है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और पॉपुलेशन इस विभिन्न तरीके से फ्रैगमेंटेड है। जैसे उत्तर प्रदेश लिया तो 25-26 करोड़ की तो पॉपुलेशन बेस ही है। छठे सातवें पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो छठे सातवें पॉपुलेशन के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद से डिवीज़न है, चाहे वो रीजन देख लें, रिलीजन देख लें, कास्ट देख लें, ये तो सामाजिक सत्यता है जिससे आप नकार नहीं सकते। और इतने पर्व त्योहार, चाहे वो किसी भी धर्म की विविधता है, हाँ, इतनी विविधता है, इतने ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशन होते हैं। जैसे अगर छोटे मोटे यहाँ पर त्योहार में भी जितनी भीड़ होती है, दूसरे स्टेट्स में हो सकता है वो अधिकारी अपने पूरे लाइफ में इतना भीड़ ना देख पाए। तो अधिकारी की गलती नहीं है, वो तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको उतना जो है आपको कसती हैं कर्तव्य की वेदी पे कि आपको उससे उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि चूंकि कठिन परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, तो जब कंपैरिजन होता है तो उसमें थोड़ा लगता है कि यहाँ के अधिकारी को ज़्यादा एक्सपीरियंस, अगर आप कहें तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े केस वो किए हैं। मैं अभी आपकी प्रोफाइल में देखती कि आपके 3 बड़े मोटिव रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्रिमिनल केस कितना भी हाई प्रोफाइल हो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस पूरे कार्यकाल में सबसे हीनियस क्राइम आपने कौन सा देखा और सबसे हीनियस क्रिमिनल कौन सा देखा? एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था नीतीश कटारा का, जब मैं एसएसपी गाजियाबाद था, उसकी हत्या हुई थी। और वो केस काफ़ी, मुझे लगता, वैसे तो बहुत सारी ऐसी घटना है जिसको चूज़ करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो अगर सिंगल आउट करें तो एक बहुत बड़ा हीनियस केस था जिसको टैकल करना। और क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड केस था, यूपी से कोर्ट ने उस केस के सुपरविज़न को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, बट इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस को ही करना था। बट अल्टीमेटली उसमें कन्विक्शन भी हुआ और उस केस का पूरा पर्दाफाश भी हुआ, अभियुक्त सारे गिरफ्तार भी किए गए। तो जो आपने कही बात की, कन्विक्शन की श्योरिटी अगर हम दें, चाहे कोई गवर्नमेंट दे या सिस्टम दे, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट राज्य की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था पे पड़ता है। और वर्तमान सरकार के समय इसको विशेष ध्यान इस पे दिया जा रहा है और इसको एक ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से एक विशेष योजना चलती है जिसमें कि हीनियस ऑफेंसेस के जो केसेस हैं उसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। और मुझे लगता है कि अब तक 2-2.25 लाख
केसेस में हम लोग कन्विक्शन यूपी पुलिस ने सिक्योर किया है, जिसमें से करीब 125 केस ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट भी सिक्योर किया गया है लोअर कोर्ट से। तो इसके कारण भी काफ़ी एक अच्छा माहौल सोसाइटी में ओवरऑल बना है। ये बात अलग है कि कुछ माफियाओं पे भी कार्रवाई हुई है, कुछ ऑपरेशंस भी हुए हैं जो कि मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, और इन चीज़ों को ऑपरेशन कन्विक्शन को कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती। लेकिन मेरा मानना है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, और रादर यही एक फैक्टर है जहाँ जो अपराधियों का मनोबल भी तोड़ता है, माफियाओं के भी मनोबल तोड़ता है। जैसे माफियाओं अगर देखें तो जो चिन्हित माफिया हैं, करीब माफिया और गुर्गे मिला के 1400-1500 लोग आइडेंटिफाई हुए थे। तो उसी में से 120 लोगों को सजा हो गई, 20 लोग उसमें से ऑपरेशन में मारे भी गए। सारे मुख्य माफिया जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। सर, जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, मामले होते हैं, और देखिए आज नीतीश कटारा कहना बहुत आसान है, लेकिन उस समय ना ऐसा मीडिया था, ना उस समय इस तरीके का सिस्टम था। तो जब हाई प्रोफाइल केस आप लोग सॉल्व करते हैं तो प्रेशर आता है? आप जितने ईमानदार हैं, मैं उतना ईमानदार उत्तर चाहूंगी। नहीं, प्रेशर की बात नहीं होती है। समाज में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर आप उसको प्रेशर माने, और मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि उस समय मीडिया नहीं था, उस समय भी मीडिया था, और जब उसमें मुकर्रिर की गिरफ्तारी हुई तो बिना एडवर्टीजमेंट ब्रेक के कंटिन्यूअस सूचनाएं उसका प्रसारण किया गया, क्योंकि बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस था वो। तो मीडिया का उस समय भी था, लेकिन चेक एंड बैलेंसेस मीडिया में रहते हैं, और प्रेशर तो होते हैं, लेकिन प्रेशर पे कितना यील्ड करना है, और अगर पुलिस अपने स्टैंड पे सही है तो बाद में ट्रूथ ही प्रिवेल करता है। और जो इस केस में भी किया, कन्विक्शन मिला, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों ने इस चीज़ों को बहुत ही शिद्दत से हर एक लेवल पे इस केस को लड़ा। क्योंकि दूसरी साइड, क्योंकि आप गाजियाबाद में पूछ रहे, दूसरी साइड एक ऐसा व्यक्ति था जिसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रभाव था, बाहुबली भी था। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि क्या ऐसे केसेस में कोशिश होती है कि आउट ऑफ द वे कुछ कन्वे किया जाए मैसेज? कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सिस्टम, उस समय के परिस्थिति, उस समय की गवर्नमेंट और जो अधिकारी होते हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं, लेकिन प्रेशर तो हमेशा रहता। आप मूवीज देखते हैं? मूवीज मैं पहले तो देखता, अब तो नहीं, बहुत कम। बहुत कम। मैं आपको एक मूवी की तरफ ले जाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मैंने कहा था ना, ये प्रश्न तो बनता ही है कि एक सीन आता है, उसमें अतीक अहमद की बात हो रही होती है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है, अचानक से फ्रेम में एक अधिकारी आता है जो हूबहू आपकी तरह दिखता है। आप उससे कितना सहमत है? नहीं, मैं तो सहमति की बात नहीं है। वो एक काल्पनिक मूवी थी, और उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। रियलिटी से कोई, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें दिखाई गई है वो गलत है। ये जरूर था कि हाँ, माफिया पे कार्रवाई, उस माफिया पे भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, और उसके भी आजीवन कारावास से कन्विक्ट कराया। राइट। हाँ, और उसके पहले अगर वो शायद जिंदा होता तो और भी केसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे थे, जिसमें की सजा, और उस दोनों भाइयों को भी आजीवन कारावास की सजा पहले ही हो चुकी थी। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि पाइपलाइन में थे, जिसमें कि काफ़ी हमारे पास एविडेंसेस थे। जैसे मैंने बताया ना कि 120 लोगों को सजा हुई, उसमें से ये भी सजा थी। आपने 300 से ज्यादा एनकाउंटर किए?
नहीं नहीं, ये तो मुझे लगता है कि हर ये जगह मैं गलती देखती हूँ चली है। 300 से हाँ, ज्यादा वो है। कहते ये हाँ। हम्म, डाटा जब हम्म, आप हम्म, डिग करेंगे हाँ, सोशल मीडिया से तो ये चीज़ें आती हैं। हम्म, ऐसी चीज़ें संभव नहीं होती। हम्म, और ये अवश्य होता है कि आप अगर कोई कहीं ऑपरेशन होता है हम्म, तो एज ए लीडर हम्म, आपको उस टीम के साथ भी रहना करना पड़ता पड़ता है। है। हम्म, अपनी टीम को, जब तक टीम अपने लीडर के साथ हम्म, नहीं रहती है हम्म, तो उसको फिर उसका जो परफॉर्मेंस है हम्म, वो ऑप्टिमम नहीं होता। हम्म, तो आपको उच्च दर्जे के रिजल्ट के लिए हम्म, तो जवानों के साथ कदम से कदम मिला के हम्म, अ, काम करना पड़ता है। और वही एक अच्छा मॉडल है। और जिसको भी आगे सक्सीड करना है हम्म। अपने जवानों के साथ लेकिन उसके आपको हर एक हम्म, अच्छे बुरे समय में उसके साथ रहना लेकिन चाहिए। आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हाँ, कोई है, वैसे लोग अपनी बातें हाँ। कहते रहते हैं। लेकिन अतीक अहमद का नाम लिया गया, इतना कुख्यात, और जिस तरीके के एक्ट्स उसके रहे वो बहुत ही ऐसे रहे कि मुझे लगता है कि सजा भी कम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लाइव मर्डर हुआ, जिस तरीके से दोनों को मारा गया, जिस तरीके सब कुछ हुआ, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं हाँ। कहा, ऐसी घटना तो हम्म, होनी नहीं चाहिए। पर ऐसी कैसे हो गई? ये तो मैं बहुत बार और बहुत सारे कार्यक्रमों में बता चुका हूँ हम्म, कि पुलिस कस्टडी रिमांड हम्म, के बाद से उसे दाखिल करना था। हम्म, उसमें मेडिकल कराया जाना एक बाध्यता होती है। हम्म, वो मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था हम्म, मेडिकल कॉलेज। हम्म, वहाँ कुछ प्रेस के लोग खड़े थे हम्म, जिसके कारण ही वो लाइव टेलीकास्ट हो गया। हाँ। और वहाँ प्रेस कर्मियों के रूप में हम्म, अ, वो लोग एक आईडी लेके और हम्म, बदमाश भी थे। कैमरा। और वहाँ ये घटना हुई। हम्म, प्रेस वालों की फ्रिस्किंग और उनकी जांच पड़ताल या हाँ। उसमें भेदभाव करने का कोई हम्म, हम्म, एसओपी तो पहले से एग्जिस्ट नहीं था। हम्म, और इस तरह की चीज़ पहले कभी हुई भी नहीं थी हम्म, आज तक। हम्म, और वहाँ ये घटना हो गई। हम्म, और अभी भी मैं यही कहूँगा कि ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। हम्म। हाँ, मतलब इस तरीके से लाइव। वो माफिया कितना दुर्दांत था, हम्म, उसकी सजा कानूनी तरीके से हम्म, हम लोगों ने भी दिलवाया। हम्म, लेकिन ये घटना उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। हम्म, लेकिन ये भी है हम्म, कि वो सारे अभी पकड़े भी गए। हम्म, उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी लगाई। हम्म, अभी भी वो जेल में। हम्म। तो वो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का ट्रेंड है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन और ये सारे। कोई हम्म, ऐसा नहीं है कि उत्तर हम्म, प्रदेश में हम्म, या कहीं भी पहली हम्म, बार हो रहा है। हम्म, बिहार में भी हो रहा है। हम्म, उत्तर प्रदेश में भी पहले टेररिज्म का सफाया हुआ हम्म, तो ऐसी घटनाएं होती थी। हम्म, एंटी डकैती ऑपरेशंस चलते थे, उस समय हम्म, भी होता था। हम्म, पहले के शासन कालों में भी ऐसा हुआ है। हम्म, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हो रहा है हम्म, जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रेगुलरली कुछ ऐसे निर्णायक क्षण आते हैं जब कोई चीज़ हद से बाहर होने लगती है। हम्म, तो फिर शासन का उस तरफ जोर जाता है। हम्म, और उस समय फिर कार्रवाइयाँ होती हैं हम्म, जो कि कोई भी जैसे अगर कोई ऑपरेशन होता है हम्म, तो जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको भी बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ता है। हम्म, अगर जरा सा भी गलती हो जाए तो उनके लिए भी वही नियम कानून है जो कि एक अपराधी के लिए है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े शौक से कर रहा है या कोई इसके लिए कोई विशेष निर्देश है। और इस तरह के पॉलिसी हो भी नहीं सकती सरकार की। लेकिन ऐसे ऐसे कालावधियाँ आई हैं हर एक प्रदेशों में जहाँ नक्सल का सफाया आप देखिए। हाँ, नक्सल का बहुत सफाया बड़ी चुनौती। उस दौरान भी ऑपरेशंस हुए। हाँ, तमाम लोग मारे गए। हम्म, जवान भी शहीद हुए। हाँ, हमारे यहाँ भी जवान हाँ, शहीद होते हैं। हम्म, तो जब फाइट टू फिनिश की बात होती है हम्म, तो ऐसी स्थिति में हम्म, ये ऑपरेशनल हैजार्ड है हम्म। जो कैजुअल्टी दोनों तरफ से।
पर मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है कि जो भी अगर एनकाउंटर के बारे में सुनता है, पढ़ता है, उसके मन में आता है, एक ही तरीके की खबर आती है। अभी भी कुछ हो जाए तो आती है कि अ, पकड़ा गया, पैर में गोली लग गई, भागने की कोशिश की, पुलिस वालों की पिस्तौल छीनी, उसको बचाव में उसको मार दिया, मार गिराया गया। ये एक ही तरीके की टेक्निक नहीं तो ये तो केवल यहाँ इतना और आसान। अन्य प्रदेशों में होता है। मैं भी हाँ, आज अभी मैं मैं सबकी बिहार बात का एक कर रही हूँ न्यूज़ सर। पढ़ रहा था। कि मतलब एक ही टेक्निक होती है, नहीं पकड़ा ऐसा गया, पुलिस टेक्निक की वालों को बात हमला नहीं किया। है। हुँ, देखिए कोई भी व्यक्ति हुँ, जब पुलिस किसी पे यूज़ ऑफ हाँ, फोर्स इस्तेमाल करती है हुँ, तो ये प्रयास प्रथम होता है कि उसको हम गिरफ्तार करें। हुँ, हुँ, ये नियम कानून भी यही है हुँ, और उसको अ, भागने न देने के लिए हाँ, सीधे सीने पे हुँ, गोली लेकिन निशाना करने का हुँ, प्राविधान नहीं है। हुँ, तो उसको इनकैपेसिटेट करते हैं कि भागने न पाए, हुँ, हुँ, उस कारण से भी होता है। इसमें कुछ गलतियाँ या अगर कोई हुँ, आदमी गलत करता है तो उस हुँ, पे कार्रवाई भी होती है। हुँ, तो उन चीज़ों को मैं गलत चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहा। हुँ, लेकिन जो बोनाफाइड काम हो रहे हैं, हुँ, तो वो तो जो ट्रेनिंग के तरीके हैं, हुँ, विधि का विधान है, हुँ, उसके हिसाब से तो आपको करना ही पड़ेगा। हुँ, जो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हुँ, कि छोटी बात हो, भाग रहा हो, सीधा जान ही मार दिया, हाँ, हुँ, फिर उसका अलग से क्रिटिसिज्म हो। हुँ, पुलिस तो की नौकरी तो तलवार की धार पे चलने वाली बात हुँ, है। वह किसी भी तरीके से करिए तो कहने वाले कुछ न कुछ उसमें हुँ, कमियां निकालते हैं। हुँ, और लेकिन अगर आपका काम बोनाफाइड है हुँ, तो और फिर वो चीज़ें जस्टिफाई भी होती हुँ। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, ये लोग इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? और क्योंकि आप तो वही अधिकारी हैं, पहले भी आप जब आए तो वही अधिकारी थे, आज भी आप वही अधिकारी हैं। अधिकारी तो लगभग वही रहते हैं। ऐसा क्या होता है कि एक छोटी-सी जगह से, मतलब मैं विकास दुबे का ज़रूर एग्ज़ाम्पल दूँगी कि पूरा शहर उससे चलने लगता है। उसके उसमें आने के लिए इतना काफ़िला आता है, उसको पकड़ने में इतनी वो होती है। तो ये सारे के सारे इतने बड़े माफ़िया कैसे बन जाते हैं? तो वो तो व्यवस्था हुँ, की कमी है। हुँ, वही व्यवस्था भी है, नियम कानून भी वही है, हुँ, अधिकारी भी अ, विभाग भी वही है। हुँ, अधिकारी हो सकता है, कुछ रिटायर होते हैं, हुँ, कुछ नए लोग आते हैं, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हुँ, जो सबसे ज़्यादा इसमें जो जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, हुँ, वो है विल पावर, हुँ, सरकार का विल पावर, हुँ, सरकार की क्या प्रायोरिटी है। हुँ, और जब इस तरह की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपनाती है, हुँ, चाहे कोई भी सरकार हो, हुँ, तो फिर ऐसे लोग या तो जेल के हुँ, या तो कन्विक्ट होते हैं, हुँ, जेल जाते हैं, हुँ, या फिर अगर कोई हुँ, ऑपरेशन होता है तो उसमें मारे भी जाते हैं। हुँ, तो इस सरकार में भी अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है। हुँ, और उसी कारण से आपने देखा होगा कि एक यूपी मॉडल की बात होती है राइट। और डेवलपमेंट के मैंने पहले ही बताया कि हुँ, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। हुँ, तो जब व्यवस्था के ऊपर कोई जाता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, हुँ, और केवल पुलिस ही नहीं, मैजिस्ट्रेसी भी करती है, हुँ, फिर जुडिशियल रोल भी होता हुँ, है। हम लोग किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए जब तक आप जुडिशरी में अपने एविडेंसेस प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हुँ, तो जुडिशरी भी कैसे कन्विक्ट करेगी किसी को। हुँ, तो जब आप अपने सारी चीज़ें केस डायरीज अच्छे तरीके से काटेंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, विटनेसेस गवाही होगी, हुँ, आपके प्रोसिक्यूटर उसको आर्गू करेंगे कोर्ट हुँ, में। तो आपने देखा होगा ये जो मैंने ऑपरेशन कन्विक्शन की बात कर रहा, हुँ, उसमें इसी तरीके से लोगों को कन्विक्ट कराया गया है हुँ, और सभी माफियाओं को सजा हुई है। हुँ। एक खबर ना सवाल बन के रह गई, उसके उत्तर भी आए, लेकिन मैं फिर ये सवाल आपसे करूँगी। मुख्तार अंसारी, बोला गया कि स्लो पॉइज़न, बहुत सारे आरोप लगे कि जेल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उन्होंने भी जब भी बाहर निकले तो हर बार बोला कि मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा है। आप मुझे इसकी सच्चाई बता दीजिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि हुँ, एक तो उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं हुँ, इस पूरे प्रकरण में। हुँ,
वो जेल के अंदर थे। जेल विभाग और पुलिस विभाग अलग अलग विभाग है। जेल के रहने के दौरान जब भी कोई मेडिकल एड की आवश्यकता हुई, मुझे, चूंकि मैं उस समय फोर्स में था, तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 50 से अधिक बार विभिन्न मौकों पे मेडिकल एड प्रोवाइड किया गया। उस व्यक्ति को क्या क्या बीमारियां थी, घर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक एफिडेविट दे रखा है। हाँ। ऐसा ऐसा भी नहीं कि कोई बीमारी जाने के बाद हो गई, कोई नई बीमारी हो गई। और पोस्टमार्टम पूरा पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने किया, राइट। उसकी वीडियोग्राफी है, फॉरेंसिक जांच हुई है, सारे कागजात फैमिलीज को प्रोवाइड कराई गई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा कॉज ऑफ डेथ की घोषणा की गई थी। और क्या चाहते हैं? अब कोई अपनी बात कह रहा है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहने का सबके पास अधिकार है। अल्टीमेटली जब कोई बात होगी तो वो तो देखा जाएगा ना, कागज जो है उसको देखा जाएगा। जब होगा तो देखेंगे सभी लोग। आपने ना अपने एक संबोधन में कहा था नए तरह का माफिया। माफिया तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये नए तरह का माफिया क्या होता है, पुलिस पे प्रेशर कैसे बनाता है? मैं चाहती हूँ आप अपने इस वाक्य को डिकोड कर दें कि नया माफिया हाँ, क्या? ये एक चीज हुई कि जब सारे माफिया कन्विक्ट हो गए, जेल चले गए, तो अब नए तरह के कौन से माफिया हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशर ग्रुप के रूप में पुलिस पे काम करते हैं। हाँ। तो चाहे वो किसी भी रूप में हो, और अब मैं किसी प्रोफेशन विशेष पे नहीं कहना चाहता, फिर वो एक कंट्रोवर्सी का विषय हो जाएगा। लेकिन वो विभाग के अंदर के भी हो सकते हैं, विभाग के बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ों को के बारे में गलत एक परसेप्शन बना के प्रेशर बनाते हैं, और जो जिले के अधिकारी रहते हैं उनका उतना एक्सपोजर नहीं रहता। हाँ। कि उसको विथस्टैंड कर पाए। तो इसके लिए भी एक जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में जो ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग है वो काफ़ी लंबी रहती है। हाँ। तो गवर्नमेंट यील्ड नहीं करती उस पे, छोटी छोटी बातों पे कि स्टोरी प्लांट करा देंगे कि ये चीज़ गलत हो रही है। हाँ। और बिना उसके तह तक जाए आप अगर आप अधिकारी पे को कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बड़ा डीमोटिवेट होता है। तो ये नियो माफिया एक आया कि अब बड़े माफिया तो खत्म हो गए, ये नियो माफिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे एक प्रेशर बनाते हैं, और चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे अन्य मीडिया के थ्रू हो। जैसे आपके पास भी अगर कोई चीज़ अगर आपके तथ्य आएगा तो मैक्सिमम आप उस अधिकारी से उसका वर्जन भी ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे चीज़ें रुकती हैं, और ये जो नियो माफिया हैं वो भी बहुत बड़े सिस्टम पे ब्रेक लगाने में का काम करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था। अच्छा। कभी कभी ये भी होता है ना कि आप कहिए कुछ, उसको तोड़ मड़ोड़ के, इसलिए मैंने आपसे सामने ही पूछ लिया क्योंकि मैं भी जानना चाहती नया माफिया क्या है। तो ये ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। हाँ। अब वो चाहे किसी प्रोफेशन विशेष का हो, चाहे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो वो एक करते हैं। क्योंकि अब तो बड़े माफिया कोई मेरे हिसाब से बचे नहीं जो एक्टिव हो। हाँ, एक्टिव हो, जिनके बड़े बड़े पोस्टर थे सब उखाड़ के फेंक दिए गए। तो सभी जेल में हैं। हाँ जी। या फिर नहीं। सबको डर लगता है। मैं एक छोटा सा नाम लूंगी, आपकी सोनभद्र की घटना को मैं पढ़ रही थी, आपको भी डर लगता है? डर पुलिस वालों को डरने की तो कोई बात नहीं है, जिसके पीछे 3.5-4 लाख की फोर्स खड़ी है। आपने देखा होगा कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी, अगर पुलिस वालों के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है इस तरह की जो धमका के, तो उसमें कार्रवाई अवश्य होती है। तो लेकिन अब पुलिस में है तो ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड तो है ही, लेकिन डरने की कोई ऐसी बात नहीं होती। कभी डर नहीं लगा? आप सही काम करिए, तो डरने की कोई बात नहीं।
नहीं, जैसे आप एक बार जिक्र करते हैं सोनभद्र वाली घटना का, एक पूरी टीम जाती है, वो आपकी टीम को भी हताहत होने के चांस होते हैं, या उनमें भी किसी को गोली हाँ, लग सकती है। वो देखिए, वो जब आप नक्सल ऑपरेशंस में जाते हैं हाँ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हम्म, कोई छोटी घटना कराई जाती है ताकि फोर्स का मूवमेंट हो और हाँ, फिर हम उसको ऐसे ट्रैप करें। ट्रैप करे। तो ये तो रिस्क लेना पड़ता है, हम्म। तो परिस्थिति देख के, अपने हम्म। फोर्स का वेलफेयर देख के। हम्म। तो वैसी परिस्थिति में जैसे मैंने कहा ना कि हम्म। आप खुद जब जाएंगे, हम्म। हम्म। आप खुद उसको लीड करेंगे, तो फोर्स का भी मनोबल रहता है, हम्म। आपको भी बाद में कोई अफसोस नहीं रहता हम्म। हम्म। कि अगर हम जाते तो क्या हो जाता, हम्म। या हमारे आप नहीं, अगर कोई लीडर नहीं गया और उसमें अगर ट्रैप हो गई फोर्स, हम्म। तो ब्लेम आप पे आएगा। हम्म। और अगर आप हैं, अगर हमारा जवान भी शहीद हो सकता है तो अधिकारी भी शहीद हो सकता है, हम्म। मेरा ये मानना है। हम्म। उससे डरना नहीं चाहिए। हम्म। लेकिन अगर जहाँ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है हम्म। तो पूरी स्ट्रेटजी वहीं पे जो आपके सीनियर अफसर हैं, हम्म। उनका एक्सपीरियंस, हम्म। उनका विजडम ज़्यादा काम आता है हम्म। कि आप उस चीज़ों को कैसे टैकल करें। हम्म। तो जूनियर अफसर को प्रॉपरली गाइड करना चाहिए और प्रोफेशनल रिस्क जहाँ आवश्यकता हो, फोर्स के मनोबल को देखते हुए, और अगर लार्जर डेंजर टू पब्लिक लाइफ एंड प्रॉपर्टी है तो रिस्क तो लेना चाहिए, मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक पावन आयोजन महाकुंभ, और मुझे लगता है बहुत सफल, क्योंकि हम भी जब बाहर से देख रहे थे और वहां गए तो लगा इतनी भीड़ जा रही है, कैसे होगा। लेकिन वहां पे देखा कि चीजों को बड़ा अच्छा मैनेज किया, और इसका कहीं ना कहीं श्रेय आपको और आपके नेतृत्व टीम को भी जाता है। लेकिन वहां मौनी अमावस्या आती है, भगदड़ मचती है, बहुत अनहोनी होती है। क्या ये काश आपके दिल में आज भी है? नहीं, ये इसका मलाल तो है। मलाल क्या है? मलाल ये है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। हम्म। हो सकता है मेरे होने के बावजूद भी घटना हो जाती, कहाँ चुक लेकिन गए? मुझे कोई अफसोस नहीं होता, हम्म। हम्म। और तो मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता। हम्म। लेकिन उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं बताऊं हम्म। कि ये तो बात है, 45 दिन तक लोग रहे हाँ। हमारे जवान। हम्म। सिर्फ 45 दिन ही नहीं रहे, हम्म। उसके 45 दिन पहले से पहले से। लगातार रहे, ट्रेनिंग, हम्म। अत्यधिक ठंड, हम्म। फिर गर्मी हम्म। तक के मौसम हम्म। को झेला। हम्म। और उस दौरान पुलिस वालों ने केवल एक विसल, हम्म। जो सीटी होती है, हाँ। और रस्से हम्म। के द्वारा ही ड्यूटी की। हम्म। इतना कहीं पुलिस मिसबिहेवियर की शिकायत नहीं। आपको नहीं दिखी नहीं। होगी, न तो दिखी होगी, न हम्म। किसी ने फेस किया। हम्म। तो अपने व्यवहार में इतना परिवर्तन करना, हम्म। हम्म। सॉफ्ट स्किलिंग इस हम्म। तरह से, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट था, हम्म। वो बाय डिज़ाइन उसकी हम्म। ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग, अच्छा। हाँ, तो उसके लिए काफ़ी दिन से उस पे मेहनत की गई, हम्म। बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई गई, कंटीजेंसी प्लानिंग की गई कि हम्म। किस तरह की घटना होगी तो क्या किया जाएगा। हम्म। उसमें एक ये भी चीज़ था कि अगर भगदड़ होगी तो कैसे ग्रीन कॉरिडोर से हम सेफ। घायलों को ले जाएंगे। हम्म। और उस कंटीजेंसी ने काम भी किया। हम्म। आपने देखा होगा कि कहीं भी टीवी उस पे वीडियो, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, हम्म। कहीं भी ये नहीं पता चला हम्म। कि घटना कहाँ हुई और कैसे चीज़ें। हम्म। तो इसका मतलब कि सिस्टम काम कर रहा था। हम्म। प्रॉपर। हाँ, हम्म। कि अगर घटना हो तो कैसे शिफ्ट करना है। हम्म। लेकिन ये घटना हुई, हम्म। और नहीं होता तो ज़्यादा बेटर था। और ये वो चीज मन सबके में लिए रहेगी। हाँ, कसक है। कसक है। मैं ना आप ही के उत्तर सवाल निकाल रही हूँ, इसी सवाल पर आ रही हूँ। आपसे कभी कोई कैंप ऑफिस में मिला हो या मुख्यालय में मिला हो, सबने एक ही चीज कही कि बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत हम्बल हैं, विनम्र होकर सुनते हैं। और आपने यही कहा कि महाकुंभ में, क्योंकि मैं खुद वहां रही और मैंने देखा कि पुलिस वालों का ये रूप नहीं देखा, इतना तहजीब से बात करना, हम्बल डील करना। आपको लगता है कि जो पुलिस का एक खौफ रहता है कि ऐसी भाषा बोलते हैं, उस पे कोई काम किया जाना चाहिए? नहीं, इस पे लगातार काम भी हो रहे हैं। हाँ जी।
और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको इंटरफेस कम किया जा रहा है। हम्म जैसे सर्वेंट्स का वेरिफिकेशन है, हम्म पुलिस का वेरिफिकेशन है। हम्म ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई किसी के यहाँ और टाइम में ना विजिट करे। टेनेंट वेरिफिकेशन है। हाँ तो बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें जो पुलिस ये कर रही है और बेहतर बिहेवियर के बहुत सारे चेक्स बैलेंसेस सिस्टम भी कर रहे हैं। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड लोग फोर्स में आ रहे हैं, उनको प्रॉपर ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये चीज़ें आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इसकी उतनी पढ़ाई नहीं होती थी। तो अब तो ये इंटीग्रल पार्ट है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट को सरवाइव करना है तो बिहेवियर को भी मोल्ड करना पड़ेगा। आप अपराधियों के साथ सख्त रहिए, लेकिन सामान्य जनता के साथ आप देखती होंगी कि कुछ लोग बहुत पॉपुलर होते हैं। हाँ। चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो SHO SO हो, या हमारे डिप्टी SP हो, एडिशनल SP हो, SP हो, तो और बहुत लोग मिड कोर्स करेक्शन भी करते हैं। मान लिया कहीं कोई गलती हो गई या कहीं कुछ दिख गया, उसको लगता है कि नहीं, मुझ में भी सुधार की आवश्यकता है, तो करते हैं। इसके लिए इन सर्विस कोर्सेज भी होते हैं। तो प्रयास विभाग का लगातार जारी है। इस तरह के कोई नहीं, इतने बड़े डिपार्टमेंट को आप ऐसा नहीं चला सकते जो कि पब्लिक के साथ मिसबिहेव करे। और आज के ज़माने में और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से तो CCTV भी प्रत्येक थाने में लगे हैं, जगहों पे लगे हैं। महिलाओं को रात में नहीं बुलाना है। हमारे यहाँ खुद जो फोर्स में महिलाओं की संख्या 2017 से अब लगभग 4 गुनी हो चुकी है। तो अधिक कंपोनेंट लेडीज़ का रहने से भी जो बच्चे और बुजुर्ग हैं या लेडीज़ हैं, उनके ग्रीवांस रिड्रेशल में काफ़ी सुविधा होती है। मैं थोड़ा सवालों का तरीका बदल देती हूँ और आपको एक डायलॉग सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ा मंच था, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वहां खड़े हुए थे, धनखड़ साहब, और उन्होंने एक डायलॉग मारा कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी। और आपका एक अंदाज है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम KPS गिल साहब की आप बात कर रहे थे, तो उनकी ऊंची पगड़ी, ऊंची नाक, बोलने का भारी भरकम अंदाज, आप अपनी मूछों के लिए भी बहुत फेमस रहते हैं और उपराष्ट्रपति भी आपके फैन थे। आप नेताओं में भी चर्चा में रहते हैं, इसके पीछे कोई कारण है कि बस हो गया? नहीं, इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो जस्ट बाय चांस, मैं तो यही कहूँगा। नहीं, पहले आपकी थोड़ी सी ऐसी मूछें थी और फिर एकदम घूम गई, तो मैं ये जानना चाह रही थी सीधी मूछें घूम कैसे गई? नहीं, इसके पीछे कोई ऐसा कहीं तमिलनाडु है कहीं? नहीं, तमिलनाडु तो है, वो तो मैंने कहा कि तमिलनाडु तो मेरा ओरिजिनल कार्डर है। अच्छा, तो उसका इम्पैक्ट तो रहता ही है। मतलब कोई ऐसा कुछ डिजाइन नहीं है। नहीं। मैं ना आपके प्रोफाइल में आपकी शिक्षा पढ़ रही थी और मुझे लगता है कि 5 मिनट पढ़ने के लिए चाहिए और करीब करीब 50 मिनट उस शिक्षा को समझने के लिए चाहिए। इतनी वैरायटी कैसे? मतलब आपने डिलीट भी किया है, आपने मतलब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी किया है, आपने MSc अप्लाइड जियोलॉजी में भी किया, गोल्ड मेडल, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारा गोल्ड है आपके घर में, इतने सारे गोल्ड मेडल। इतनी टफ जॉब और इतनी बड़ी भूमिकाओं में आप रहे हैं कि बहुत कम उत्तर प्रदेश के अफसर रहते हैं, इतना टाइम कहाँ से निकाल दिया? नहीं, जब भी मुझे मौका लगा, पता था ये विभाग मिलेगा रिटायरमेंट के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। विभाग से ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे विभाग में पहुंच गए आप। नहीं, वो कुछ चीजें तो जब रेगुलर स्टडीज की हैं, हाँ जी, उसके बाद से जब इन सर्विस मौका मिला, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसको हम लोगों ने ग्रैब किया। फिर एक नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक अच्छा कोर्स होता है जिसमें सिविल मिलिट्री इंटरफेस होता है, तो वहाँ उस कोर्स करने के दौरान ही आपको MPhil की डिग्री मिलती है। तो वो एक बाय डिफॉल्ट जो है उसके साथ अटैच्ड है। और डिलीट तो बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पोस्ट रिटायरमेंट जो कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने, उनके बोर्ड ने जो डिसाइड किया, वहाँ से दिया गया। तो पढ़ाई का अगर कहीं स्कोप हो, मैं
अगर कभी कभी किसी मुद्दे पे जैसे महिलाओं के शिक्षा हो या महिलाओं का जो पुलिस में जो चीज़ें हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, इस पे भी कभी कभी मैं आर्टिकल लिखता हूँ। तो अब कोई समय है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। हाँ। अगर आपके पास उस तरह का एक्सपोजर है तो फ़ायदा उठाना चाहिए और आदमी को प्रयास करना चाहिए कि लगातार कुछ और शिक्षा ग्रहण करे, अपने आगे नॉलेज बेस करेंगे को और बढ़ाए। नहीं, अगर कभी वैसी ऐसा मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। आपकी जीवन संगिनी खुद एक बहुत बड़ी अधिकारी रही हैं, आईएएस ऑफिसर रही हैं। कभी ऐसा हुआ है कि घर में बैठकर उनकी कोई सलाह हो जिसमें आपको लगा हाँ, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कुछ खास किया जाना चाहिए, कहीं उनका कोई ऐसा वाक्य आपके लिए प्रेरणा बन गया हो? बिना देखिए, जब तक घर में आपके पार्टनर का कॉपरेशन ना हो तो इस तरह के जॉब बहुत टफ जॉब होते हैं। हाँ। जिस समय बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब आप बहुत ही अकेले होते हैं, तो उस समय ऐसे उसकी ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको गाइड भी करे। और अगर कोई व्यक्ति उसी बैकग्राउंड का है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसका तो डबल फायदा रहता है। तो मतलब वहां से आपको काफी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अधिकारियों, जब दोनों पति पत्नी अधिकारी होते हैं, बच्चों के ऊपर एक अलग टाइप का प्रेशर होता है, उनके जीवन को इतना सामान्य जीवन तो नहीं होता। हाँ नहीं, बच्चे तो सफ़र करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बड़ी हार्श रियलिटी है, लेकिन उसका फायदा भी रहता है बच्चों को। अच्छा। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपके पार्टनर का अगर आप इस तरह के जॉब में हैं तो कंटिन्यूअस इनकरेजमेंट इज मस्ट। आज के जो अधिकारी हैं, अब जो एलपीए से पूरी पौध निकल रही है, मैं आपको 2 तस्वीरों के बारे में बताऊंगी कि एक सिंघम के रूप में सामने आ जाना, कहीं पर ऑब्जर्वेशन बन करके जाना और कुछ भी बोल देना पब्लिक में, एक अलग अंदाज में, जिस अंदाज को पुलिस हमेशा तोड़ती है, उस गुंडे अंदाज में, और इस तरीके से एक रील बनाना। और मेरे को ऐसा लगता है कि अजय देवगन तो बहुत पीछे रह गए, अधिकारी तो बहुत आगे निकल गए। आप इसे कितना इस यूनिफॉर्म में उचित मानते हैं? नहीं, मैं बताऊंगा कि जो आज की लौट है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, अच्छा, और उनको पुलिसिंग का ज़्यादा थ्योरेटिकल ज्ञान तो रहता ही है। तो ओवरऑल तो कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि किन परिस्थितियों में वो रील वो खुद बना के डाल रहा है या उसके पीछे लोग लगा रखे हैं, किस कंडीशन में वो जॉब कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी को जाने बिना ये कहना कि नहीं उसके द्वारा खुद किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाके वो यहाँ से अपना फोटोग्राफर तो कोई लेके गया नहीं। राइट। तो विदाउट सीइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, स्वीपिंग जनरलाइजेशन हम लोग को नहीं करना चाहिए। द टेरेन इन विच that person is working is very very tough and challenging for policing, politics apart। तो हम लोग को एक समग्र रूप में चीज़ों को देखना चाहिए। मैं न तो इसको अच्छा कहूँगा न बुरा कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पब्लिसिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग करनी नहीं चाहिए, और आपको आपके कार्य ही आपकी ड्रम बीटिंग करने चाहिए, न कि आप खुद अपनी ड्रम बीटिंग करें। वो तो ज़्यादा बेटर। हाँ। अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो क्या आप दिल से राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मुझ में कुछ ऐसी योग्यता है कि ये आए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग जॉब है। हाँ। ये बाहर से लोगों को लगता है कि उसको पावर ग्लैमर है, पेंट से लोग करते हैं। हमने देखा है कि बहुत ही
24 आवर्स हम्म। इन्वॉल्वमेंट है, हाँ। तभी आप सक्सीड कर सकते हैं हम्म। पॉलिटिक्स में। तो इस एज में अब उतना समय निकालना हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। आपके लिए ना बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि जो आपके लिए बोला जाता है कि आप बहुत सेंसिबल हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंसियर हैं। आपने अपनी फेयरवेल डायरी में कुछ लिखा था, मैं उसे पढ़कर सुनाती हूँ और आप प्लीज उसे जरूर बताइए। वो बहुत इमोशनल नोट था। आपने लिखा था, लिविंग स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स बट कैरी द स्पिरिट इन योर हार्ट। क्या? नहीं, अब एक बार जो पुलिस में रह लेता है हाँ जी। या किसी भी जॉब में रहता है, तो वो उस चीज की जो बॉन्डिंग है वो वर्दी उतारने से खत्म नहीं हो जाती। हाँ। तो वो बॉन्डिंग रहती है और देश सेवा, समाज सेवा की जो भावना है वो हमेशा है। और हमें तो फिर से कुछ कार्य करने का मौका भी मिला है। तो वर्दी तो मिस सभी करते हैं, पुलिस वाले। जो भी वर्दीधारी रिटायर करता है वो वर्दी, चाहे वो आर्मी से करे, चाहे वो हमारे अर्धसैनिक बलों से करे, चाहे पुलिस से करे। तो इसका एक अलग, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। हाँ। कुछ लोगों को ही मिलता है। तो एक वही चीज आदमी मिस भी करता है ज्यादा। और सब चीजें तो चलिए सही है, यू मिस योर वर्दी। आपको यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, बारिंग ऑन नेशनल ओकेजन्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, उस पर आपको अनुमन्य है। लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा आपको याद दिलाती रहती है। आपकी कोई एक इच्छा जो आप चाहते हैं कि अभी पूरी हो? आप कोई एक ऐसी इच्छा है मन में कि जो इस सर्विस के दौरान, जहाँ पे 24 घंटे नहीं 36 घंटे एक पुलिस अफसर जीता है, वो इच्छा आप अब पूरा करना चाहें? नहीं, ऐसी मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। अच्छा। लाइफ में ऐसी चीज नहीं कि मेरी अधूरी इच्छा थी और अब पूरी नहीं हुई। अच्छा। सर्विस से रिलेटेड सभी इच्छाएं पूरी हैं और अब तो बस हैप्पी और रिटायर्ड लाइफ लीड करना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस पावर कॉरिडोर पॉडकास्ट का जो अंत हो वो आप करें आज, और आप करें अपनी कैफी आजमी की उन फेवरेट 2 लाइनों के साथ जो मैं यहाँ सुनना चाहती हूँ, जो आप अक्सर बोलते हैं और मुझे लगता है कि उसमें ही पूरी कहानी में आप आ जाते हैं। नहीं, वो तो कैफी आजमी साहब की बड़ी पुरानी वो है। किसी के जो ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं होती। उसको कहते हैं ना कि 2 गज कफन के बाद 2 गज जमीन भी चाहिए। तो इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं होती। तो लेकिन हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इन इच्छाओं पे जरूर कंट्रोल करे। वैसे आगे बढ़ने का एक यही तरीका है कि कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन इच्छाओं पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए। तो कैफी साहब ने जो लिखा बड़ा ही उम्दा उनका शेर था। और हम लोग जो कि यूपी के रहने वाले हैं, तो हमने भी पढ़ा, काफी अच्छा लगा। और मैं आपके माध्यम से सभी से यही कहूँगा कि लाइफ में जो भी करें और पूरी मेहनत से और ईमानदारी से करें। और अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। समय कुछ ज़्यादा भले लगे, लेकिन शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है कि एक ईमानदार अफसर की एक असामान्य यात्रा को हमने सुना और ये फॉर्मूला बन सकता है अगर कोई ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस पॉडकास्ट को मुझे लगता है कि मैं दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ ही इसका अंत करना चाहूंगी कि चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर
मैं इन राहों से गुजरा। कंधे मजबूत होने चाहिए, बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो। और कुछ चीजें मैंने इस पॉडकास्ट से आज चुरा ली जो मैं चाहती हूँ आपको साझा करूं, कि काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, बेहतर कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। और एक चीज ख्याल रखिए कि जब भी पीछे मुड़ करके देखें तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आप इस सफर में कितनी ईमानदारी से चले। और एक ईमानदार अफसर की कहानी है जिसको आज हमने आपको किस्सों में सुना दिया।